दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय पर पूरे देश में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब भी आप चर्चा करेंगे तो पहला सवाल किसी भी विषय पर यही आएगा, क्या आखिर में है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो इसका उत्तर तो अभी सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि सरकार भी इसका जवाब नहीं जानती है। सरकार को नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। लेकिन सरकार ने पूरे देश को काम पर ज़रूर लगा दिया है कि वो इसका विरोध करें। मीडिया दिन रात बस इसी विषय को लेकर अब चर्चा करने में जुट गया है। जो उसको कार्य दिया गया था वो अपनी पूरी मुस्तैदी से निभा रहा है। असली आनंद तो तब आएगा जब यूसीसी का समर्थन करने वाले वर्चुअल ग्रुप अपनी फुल फॉर्म में नजर आएंगे। आप जगह जगह बहुत जल्दी इस तरह के स्लोगन देखेंगे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर। आई सपोर्ट यूसीसी, आई सपोर्ट यूसीसी, देश हित में सपोर्ट कीजिए, राष्ट्र निर्माण में मास्टर स्ट्रोक, इस तरह के वक्तव्य, इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने में मिलेंगी। जब भी कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आता है तो आपके जहन में एक तस्वीर उभर कर आती है। वो तस्वीर है मुसलमानों की। ऐसी तस्वीर बना दी गई है कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल मुसलमानों की नाक में नकेल डालने के लिए बनाया जा रहा है। देश का एक बहुत बड़ा नादान वर्ग ये समझता है कि यूसीसी केवल मुसलमानों की नाक में नकेल डालने वाला हथियार है। वो इसी बात से खुश हुए जा रहा है और यही इस यूसीसी का यूएसपी है, यानी वह मंत्र जिसकी वजह से इसका शगुफा आज़ादी के बाद से दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। और इसी कारण कुछ लोग अपने हितों के विरुद्ध जाकर भी इसका समर्थन कर रहे हैं या आगे करेंगे। लेकिन एक गंभीर सवाल यह है कि क्या वास्तव में भारत में एक देश एक कानून जैसी कोई व्यवस्था लाई जा सकती है, या ये केवल मूर्ख बनाने और वोट झटकने का वह तुक्का इक्का है जिसे साल 2024 के लिए संभाल कर रखा गया था। खास बात, जैसा कि हमने शुरू में इसका इशारा भी किया, खास बात यह है कि अभी तक यूसीसी का कोई मसौदा तैयार नहीं किया गया है, कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है, ना ही कोई बिल लाइन अप किया गया है। बस लोगों को आमने सामने पक्ष विपक्ष में खड़ा कर दिया है। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह कि भारत सरकार के विधि विभाग द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट से एक लिंक जारी कर देश के नागरिकों से ऑनलाइन राय मांगी जा रही है। और इससे भी बड़ी बात सुपर डुपर कि लोग इस पर अपनी राय देना शुरू कर दिए हैं। लोग अपनी राय दे रहे हैं बिना किसी जानकारी के, बिना किसी बिल या मसौदे के। सरकार के पास कोई मसौदा नहीं, लोगों के पास कोई जानकारी नहीं कि यूसीसी है क्या। बस सब के सब लग गए हैं समर्थन और विरोध करने में। अभी तक अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, कहीं पढ़ेंगे, तो गैर आधिकारिक सूत्रों से, सरकार नहीं कह रही है, गैर आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूसीसी आने पर शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के कानूनों में एक रूपता आ जाएगी। 4 बातें मोटे तौर पर बताई जा रही हैं। अगर मान भी लिया जाए कि यही यूसीसी है तो अगला सवाल ये होगा कि क्या पूरे भारत में इसको लागू किया जा सकता है। ऐसे भारत में जहां अलग अलग मान्यताएं, धर्म, संप्रदाय, जनजाति के लोग रहते हैं। और सब सवालों से बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव केवल मुसलमानों पर पड़ेगा, या जैसा कि हमेशा बताया जा रहा है, या देश की मेजॉरिटी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, या इससे उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है जिसकी वजह से बाकी लोग खुश हो रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि भारत की आबादी में 18 से 20% ही मुसलमान लोग हैं। अगर कोई ऐसा कानून जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है तो मुसलमान केवल 18 से 20% ही प्रभावित होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको यह भी समझना होगा कि मुसलमानों का 18-20% लोगों का जो पर्सनल कानून है वो पूरे भारत में एक जैसा है, उसमें कहीं भी विविधता नहीं है, कहीं भी कोई असमानता नहीं है। लेकिन जो लोग मेजॉरिटी में हैं उनमें विविधताएं भी बहुत ज़्यादा हैं। उन विविधताओं को समाप्त कर एक कानून लाने पर सबसे ज़्यादा प्रभावित भी मेजॉरिटी के लोग होंगे, यानी कि हिंदू लोग होंगे। और ऐसा करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, या यूँ समझ लीजिएगा कि लगभग असंभव है। अगर विविधता की ही बात की जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में 700 से ज़्यादा आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, मोर देन 700। ध्यान दीजिएगा, जिनके अपने अपने कायदे, अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने कानून हैं। और वह कानून ऐसे ही नहीं चल रहे हैं। उन कानून को भारत के संविधान द्वारा अनुसूची 5 और 6 में उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, उनके लिए प्रावधान किया गया है। यूसीसी की अगर हम बात करें तो पहला मुद्दा, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि शादी के कानूनों में एक रूपता लाई जाएगी।
तो आप पहले आदिवासियों को ही देख लीजिएगा। भारत के आदिवासियों की अगर बात करें तो आदिवासियों में एक परंपरा है कि एक पुरुष की कई कई पत्नियां होती हैं। इसी तरह से कई पत्नियों के कई कई सारे पति होते हैं। वहीं आप आगे चले जाइए दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जिस तरह से मुसलमानों में चचा जात बहन भाई में शादी होती है, ऐसे ही वहाँ पर रिश्तेदारियों में शादी होती है, यानी कि चाचा की बेटी या चाचा के बेटे से शादी का बहुत ज़्यादा रिवाज है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ही दक्षिण भारत के 30% लोग आपसी रिश्तेदारियों में आपसे भाइयों के यहाँ बेटियों के यहाँ बेटों की शादी करते हैं। इसी तरह से दक्षिण भारत और महाराष्ट्र की एक कम्युनिटी ऐसी भी है जहाँ पर जब उनकी बहन किसी बेटी को जन्म देती है तो उस पर मामा का हक हो जाता है। वो बेटियाँ मामा की हो गई, वो उसे अब जैसे चाहे रखे, विवाह करे या ना करे, लेकिन उसके ऊपर मामा का हक है। उस तरह की शादियाँ 20% होती हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश का एक गाँव है सिरमौर, जहाँ पर परिवार में अगर एक बेटा है, 2 बेटे हैं या 10 बेटे हैं, चाहे जितने भी बेटे हों, उनको पत्नी केवल एक मिलेगी, कॉमन पत्नी। यानी कि जितने भी बेटे हैं उन सबको एक ही पत्नी मिलेगी। अब आप विवाह के तरीकों पर भी अगर आ जाएं तो जैसा कि मैंने बताया, शरीयत में तो एक ही तरीका है, लेकिन हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिसे माना जाता है मनुस्मृति, मनुस्मृति के प्रकरण 3 श्लोक 21 में 8 तरह के विवाह बताए गए हैं। 8 तरह के विवाह कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, देह विवाह, देव विवाह, आर्य, प्रजापति, आसुरी, गंधर्व, राक्षसी और पेशाची विवाह बताए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि किस जाति के लोगों को कौन सा विवाह करना चाहिए। क्या अब यूसीसी आने के बाद लोग मनुस्मृति में बताए गए नियम और कायदे कानून को छोड़कर सरकार द्वारा बताए गए नए कानूनों के अनुसार शादी करेंगे? वहीं जैसे कि मैं बताया, दूसरी ओर मुसलमानों में निकाह का केवल एक ही तरीका है। पुरुष महिला के सामने प्रस्ताव रखता है कि मैं तुम्हें अपने निकाह में लेना चाहता हूँ, महिला के ऊपर है अब वो स्वीकार करे या ना करे। अब यूसीसी में कोई भी शादी का कानून आ जाए तो इस तरह से तब भी शादी कर सकते हैं। उस शादी को कोई रोक ही नहीं सकता, उस शादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ये कहेगी कि सभी को शादियाँ किसी एक दफ्तर से करानी है, उनका पंजीकरण कराना है, तो उसमें कोई नई बात नहीं। शादी के पंजीकरण को लेकर पहले से कानून समाज में चल रहा है। अब यूसीसी द्वारा विवाह को लेकर कोई एक कानून लाया जाता है तो इसे सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों, खास तौर से हिंदुओं पर लागू करना सरकार के लिए किस तरह से संभव होगा, यह भी सरकार नहीं बता रही है, बता भी नहीं पाएगी। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि भारतीय संविधान इस संबंध में क्या कहता है। तो समझ लीजिए, अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था करता है। वहीं अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 यानी 25, 26, 27, 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसके साथ ही संविधान में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नीति निर्देशित तत्वों का प्रावधान किया गया है। यही कारण है कि भारतीय संविधान का भाग 3 व 4 संविधान की आत्मा कहलाता है। दूसरा मुद्दा, अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जो कि तलाक का मुद्दा बताया जा रहा है कि यूसीसी आने के बाद तलाक के कानून में कुछ परिवर्तन होगा। तो आप समझ लें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा हिंदू लोगों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा धारा 13 में तलाक का जो प्रावधान किया गया है, लगभग वैसा ही नए कानून में कोई तरीका आएगा। इसके अलावा कोई और तरीका आएगा तो उसकी संभावना बहुत कम है। मुसलमानों के संबंध में पहले ही 4 साल पिछली सरकार बहस कर चुकी है। बहस करने के बाद 3 तलाक का कानून लाया गया है। अब उसको मर्ज करके कोई नया कानून लाया जाएगा तो वो थोड़ा सा मुसलमानों के लिए एक बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है, पति पत्नी के बीच में अगर एक बार मन मुटाव हो गया और बात तलाक की नौबत तक आ जाती है तो दुनिया का आप चाहे कैसा भी कानून बना लीजिए, वो उनको तलाक देने से नहीं रोक सकता। तो तरीके तो अपनाए जाने चाहिए कि पति पत्नी के बीच संबंध किस तरह से मधुर रहे। लेकिन एक बार संबंध बिगड़ गए तो फिर कोई कानून उनको अब निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। और यही पर्सनल कानूनी, यही पर्सनल विषय होते हैं। यह मुस्लिम महिला के बारे में आप ये भी समझ लें कि अभी तक उसको इतनी लिबर्टी है कि उसको सिर्फ तलाक दिया ही नहीं जा सकता, बल्कि वो पति को भी तलाक दे सकती है। अब यहाँ पर जो सबसे विषम परिस्थितियों में महिलाएं जी रही हैं, अगर सरकार वाकई में ईमानदार है तो उनके लिए वास्तव में उनको कोई प्रावधान करना चाहिए। हमारे समाज में एक बहुत ही खराब परंपरा चली आ रही है। एक कम उम्र की बच्ची यदि किसी कारण से विधवा हो जाती है तो उसके घर वाले उसको मनहूस मानते हैं, उसके ससुराल वाले, उसके माता पिता उसको घर से तिरस्कार कर देते हैं और वो बेचारी काशी जाकर दिन रात भजन कीर्तन करती है और फिर सारी उम्र अपने घर वालों से अलग वहाँ बिताती है। आज भी 15,000 या उससे ज़्यादा महिलाएं वहाँ पर इस तरह से रह रही हैं। उनके लिए कोई कानून बनाया जाए, इस प्रथा पर रोक लगाई जाए। यूसीसी में ये चीज़ लानी चाहिए, अगर लाते हैं तो।
तीसरा मामला विरासत का बताया गया। अब अगर शरीयत की बात की जाए तो वहाँ पर मुस्लिमों विरासत की बहुत स्पष्ट व्याख्या की गई है, इतनी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि दूसरे कानूनों ने भी उनसे सीखा है। मामला सिर्फ सरकार अगर करेगी तो उसमें जो रेशियो का बंटवारा है उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। अभी तक मुस्लिम महिलाओं को अपने भाई के मुकाबले आधा हिस्सा मिलता है, सरकार ज़्यादा कर सकती है कि बराबरी पर लाकर खड़ा कर दे। लेकिन यहाँ भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आधा हिस्सा दिया जा रहा है, बहनें बेचारी पहले ही अपना हिस्सा भाइयों पर छोड़ देती, नहीं लेती, आधा कर देंगे और तब भी नहीं लेगी ज़बरदस्ती, तो कोई कानून को ज़बरदस्ती संपत्ति में हिस्सा दिला नहीं सकता। लेकिन विरासत को लेकर पूरे हिंदुस्तान में आमतौर से दो तरह के संप्रदाय पाए जाते हैं, एक दायभाग संप्रदाय है और दूसरा मिताक्षरा संप्रदाय है। मिताक्षरा स्कूल पश्चिम बंगाल व आसाम को छोड़कर शेष भारत में लागू होता है, जबकि दायभाग संप्रदाय के मानने वाले केवल आसाम और पश्चिम बंगाल में ही लोग रहते हैं। अब दायभाग या मिताक्षरा की बात करें, मिताक्षरा के अनुसार पुत्र जन्म लेते ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार बन जाता है। पुत्र महिला नहीं थी, 2005 में अमेंडमेंट करके महिलाओं को भी हिस्सेदार बनाया गया, अच्छी बात है। तो मिताक्षरा के अनुसार जैसे ही पुत्र जन्म लेता है वह पिता की जायदाद में हिस्सेदार बन जाता है, जबकि दायभाग में पिता की मृत्यु होने तक पुत्र उस संपत्ति में हिस्सेदार नहीं बनता। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि 2005 में संशोधन करके महिलाओं को भी उसमें हक दिया गया, हिंदू महिला को, जबकि शरीयत में 1400 साल पहले से ही महिलाओं को हिस्सा दिया जाता रहा था। तो हम बात करते अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली की, जहाँ पर मिताक्षरा और दायभाग संप्रदाय के अनुसार संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। तो क्या यूसीसी में सरकार कोई ऐसा फॉर्मूला लाएगी जो मिताक्षरा और दायभाग दोनों संप्रदायों को मंजूर होगा? ऐसा कौन सा फॉर्मूला सरकार के पास है वो समय बताएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप आगे चलें, मिजोरम राज्य, बहुत सारी विविधताएं हैं, गिनते गिनते थक जाएंगे। वहाँ पर जो घर की सबसे छोटी बेटी होती है वह संपत्ति की मैनेजर होती है। यूसीसी आने के बाद क्या उसकी मैनेजरशिप छीन ली जाएगी या वो किस तरह से उस कानून को स्वीकार करेंगे? यहाँ पर अभी मैं आपको अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली की बात बता रहा था, वो बीच में रहेगी, तो मैं उसको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की उपधारा 31 के अनुसार अविभाजित हिंदू परिवार को एक सेपरेट करदाता माना जाता है, एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है और उसको बहुत सारी टैक्स में छूट मिलती हैं। तो क्या यूसीसी आने के बाद HUF खत्म हो जाएगा? ये भी लगभग असंभव है। चौथा मामला गोद लेने का कानून। गोद लेने का कानून भी पहले से बहुत मेच्योर है। हिंदू साथियों को, हिंदू भाइयों गोद लेने में कोई असुविधा नहीं है, कानून है, उसको फॉलो करते हैं। मुसलमानों में शरीयतन गोद लेना जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मुसलमान लोग गोद लेते हैं। अब अगर सरकार गोद लेने का कोई कानून लाती है तो वो भी किसी को थोपा नहीं जाएगा कि आप जबरदस्ती गोद लीजिएगा। जो कानून लाएगी उसके अनुसार उसको पालन करते हुए गोद के नियमों का पालन किया जाएगा। कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक शिगुफा है जो आज़ादी के बाद से लगातार छोड़ा जाता रहा है, आज तक ना तो लागू हुआ है और अगले 1000 साल में भी भारत जैसे देश में यूसीसी जैसा कोई कानून नाफिज नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ वोट बैंक के लिए है या किसी को डराने के लिए या किसी को खुश करने के लिए हो सकता है। जब कहा जाता है कि एक देश एक कानून, तो यहाँ पर भी मूर्ख बनाया जा रहा है। एक देश एक कानून, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो पूरे देश में एक जैसे लागू होते हैं। इंडियन पेनल कोड पूरे देश में एक जैसा लागू होता है, CRPC पूरे देश में एक जैसी लागू होती है, इंडियन एविडेंस एक्ट पूरे देश में एक जैसी लागू होती है, इनकम टैक्स का मैंने जिक्र किया, पूरे देश में सब जगह एक जैसा लागू होता है। फिर क्या इसमें नया है? एक कानून तो आप ला सकते हैं जिसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है, लेकिन सब लोगों के लिए एक जैसा कानून लाया जाना भारत जैसे देश में बिल्कुल भी संभव नहीं है, नितांत असंभव है। यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट महसूस होता है। इस कानून का अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है, अभी कोई जानकारी नहीं है, अभी कोई और छोर नहीं है, तो इससे सिर्फ आप बहस कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो आपने पूरा देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।